नमस्कार। बिग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद फिजय सिंह और आज हम बात बिहार की करने जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हो गया, उसके नतीजे आ गए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 26 साल 27 साल के बाद एक बड़ी जीत हुई है। अब सरकार बनाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है क्योंकि अभी उन्हें अपनी मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में कौन नेता चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, इसका उन्हें फैसला करना है। प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हैं, लौटेंगे तो फिर इसका फैसला होगा। माना यह जा रहा है कि 14 के बाद कभी भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो जाएगा और सरकार का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन जो दिल्ली का नतीजा आया है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसका कितना असर अब दूसरे प्रदेशों में जो हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं उस पर पड़ेगा या पड़ सकता है या पड़ने वाला है, इसको लेकर अब विश्लेषण हो रहा है, चर्चा हो रही है और पार्टियां भी अब उसी के हिसाब से अपनी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और उस पर दिल्ली के चुनाव के नतीजे क्या असर डालेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या संकेत दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार की सियासत को दिया है और इसको लेकर किस तरह की रणनीतियां बन रही हैं। क्या इशारा किया है दिल्ली के नतीजे बिहार के लिए। बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बिहार के जो नेता हैं, राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, जो गठबंधन है, उनको क्या संकेत इस नतीजे ने दिया है, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये तो साफ है कि कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा क्योंकि अगर दिल्ली की बात हम करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो उसमें एक पहलू ये भी आता है कि कोई पूर्वांचल का मुख्यमंत्री हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी बना सकती है क्योंकि बिहार के चुनाव के लिए उसको एक संदेश देने के लिए ये बात, या फिर किसी पूर्वांचल के बड़े नेता को उस मंत्रिमंडल में या दिल्ली की सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है वो संदेश देने के लिए। तो ये एक होता है संकेत, जो होता है उसका असर भी किसी न किसी रूप में पड़ता है और उसके आधार पर रणनीतियां भी बनती हैं और उसी के आधार पर अब रणनीतियां भी बननी शुरू हो गई है। तभी तो देखिए, राहुल गांधी 5 तारीख को उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए वोट दिया और फिर मतदान केंद्र से ही वो सीधे एयरपोर्ट गए और वहां से वो पटना गए। पटना में उनका कार्यक्रम पहले से तय था, उसमें वो उन्होंने हिस्सा लिया। 18 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार का दौरा राहुल गांधी का। तो ये आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी इस विधानसभा के बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कितनी गंभीर है और वहां पर भी अभी से ही रणनीति बनानी कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है। अब बिहार की जब बात होती है तो बिहार की जरा राजनीतिक पार्टियों को समझिए। बिहार में एक है एनडीए, दूसरा है महागठबंधन। एनडीए में बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास है और जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं अभी एनडीए के साथ। दूसरी तरफ महागठबंधन कहिए, इंडिया गठबंधन कहिए, उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल। पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, पप्पू यादव भी इन्हीं लोगों के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, बेसिकली कहें तो कांग्रेस के साथ हैं। तो ये है। अब एक विकल्प के तौर पर एक पार्टी बनी, प्रशांत किशोर, रणनीतिकार, जो गुजरात के चुनाव में कभी नरेंद्र मोदी के साथ हुआ करते थे, उनके रणनीतिकार हुआ करते थे। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार थे और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के भी महागठबंधन के भी रणनीतिकार हुए 2015 में और उस गठबंधन को जीत मिली थी। दूसरे दूसरे राज्यों में भी, कई राज्यों में भी जाकर उन्होंने चुनाव का भार संभाला था रणनीति का। कहीं सफलताएं मिली, कहीं असफलताएं भी मिली। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, सक्रिय राजनीति में जनता दल यूनाइटेड के साथ जनता दल के उपाध्यक्ष बने और माना यह जा रहा था कि नेक्स्ट टू नीतीश कुमार। लेकिन वहां पर कुछ बात नहीं बनी और कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिसके बाद उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। कांग्रेस में जाने की भी बात उठ रही थी लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बिहार में बना ली, जन सुराज पार्टी। और जन सुराज पार्टी के साथ अब कोई पद उन्होंने नहीं लिया है,
अपनी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को संयोजक बनाया है, उन लोगों को जिले का प्रभार दिया है, प्रदेश के कार्यकारिणी में रखा है अपने। उन्होंने कह दिया है कि मैं तो कोई पद भी नहीं लूंगा, चुनाव अगर पार्टी जीतेगी, सत्ता बनाएगी तो मैं नहीं बनने वाला हूं मुख्यमंत्री। उन्होंने ये भी साफ कर दिया। बहरहाल अब उनकी पार्टी तो है, अब वो पार्टी आ रही है, अब इन दोनों लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी, लेकिन कितना वो सफल हो पाएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि बिहार की राजनीतिक धारा जो है वो कुछ अलग है। बिहार में देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां पर विकास की बात होती है, विकास पर चुनाव होता है, लेकिन बिहार में विकास की बात तो होती है, विकास पर भी वोट डाले जाते हैं, लेकिन जाति बहुत हद तक हावी रहती है और इन्हीं जातिगत संरचनाओं को देखते हुए भी पार्टियां अपने उम्मीदवार तय करती है। जातियों को किस जाति को कितना, कहां से, किसे उम्मीदवार बनाया जाए, टिकट दिया जाए, और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल, अगर सरकार जिसकी बनती है तो मंत्रिमंडल में जगह देने की बात जो होती है वो उसी आधार, उसी संरचना पर, तब उसमें प्रशांत किशोर कितने फिट बैठते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये भी है एक सच कि बिहार में तीन जो प्रमुख पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी, ये तीनों पार्टियों में जब जब दो पार्टियां एक साथ रही हैं उन्हें बहुमत मिला है सरकार बनाने का। पहले देखिए जेडीयू और बीजेपी थी, तो जेडीयू और बीजेपी 2005 और 2010 का चुनाव जीती, और उसके बाद 2015 में नीतीश जी एनडीए से अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ आए और उसके बाद उनकी सरकार बनी। फिर 2020 में नीतीश जी बीजेपी के साथ आए और फिर बीजेपी की सरकार बनी, चुनाव में जीत हुई। अब 2025 में अभी तक तो नीतीश जी एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हैं, और माना यह जा रहा है कि वो एनडीए के साथ ही इस बार रहेंगे। 2025 का जो चुनाव होगा सितंबर अक्टूबर में, उसमें एनडीए के साथ ही वो लड़ेंगे, क्योंकि कई बार मंचों से प्रधानमंत्री के सामने भी वो कह चुके हैं कि हम बहुत इधर उधर हम घूम लिए, अब हम यहीं पर हैं, यहीं पर रहेंगे, साथ हम लोग अब लड़ेंगे, अपने घर में उनकी हमारी वापसी हुई है, फिर से घर में हम लोग एक साथ के रहे हैं। तो अब ये बार बार वो कह रहे हैं, कई पत्रकार वार्ताओं में भी उन्होंने ये बात कही है। तो अब यही देखना है कि क्या प्रशांत किशोर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाएंगे, त्रिकोणात्मक लड़ाई बनाने में सक्षम होंगे, तभी तो फिर वो चुनौती दे पाएंगे। लेकिन जो भी उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में उन्होंने कोई खास छाप नहीं छोड़ी है। इस उपचुनाव में वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तो ये अब एक प्रशांत किशोर के लिहाज से चर्चा हुई। अब देखिए कांग्रेस और आरजेडी के लिहाज से बात करें तो नीतीश जी इतने लंबे समय से सत्ता में हैं, अगर कुछ समय 2005 से लेकर अभी तक की बात करें 2025 तक की, तो इसमें कुछ समय को अगर छोड़ दें, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे उस दौर को छोड़ दें, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हों, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों। तो अब ये भी होता है कि जब लंबा कार्यकाल होता है तो माना यह जाता है कि कुछ लोग नाराज भी होंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी होता है। तो अब एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो इसका फायदा कितना उठा पाएंगे तेजस्वी या उनकी पार्टी आरजेडी, ये उनके सामने एक चुनौती होगी। दूसरी चुनौती है उनके सामने कांग्रेस। कांग्रेस पिछली बार 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटों पर उसे जीत मिली थी। इस बार वो ज्यादा सीटों का डिमांड करेगी, और ज्यादा सीटों का डिमांड करेगी। अगर वो सीट को आरजेडी दे देती है तब तो बात बनेगी, अगर वो सीट नहीं देती है तो फिर दिल्ली वाली स्थिति आएगी। कांग्रेस ने दिल्ली में ज्यादा सीटों की मांग की थी, आम आदमी पार्टी उसे कम सीट दे रही थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि हम अकेले लड़ेंगे, और अकेले लड़ी तो कम से कम 14-15 सीटें तो ऐसी थीं जिस पर कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी की स्पष्ट तौर पर हार हुई है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो अब ये स्थिति, आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, 80 सीटों पर उसे जीत मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। 122 का जो जादुई आंकड़ा होता है बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, साधारण बहुमत, वो उसे नहीं मिला, और फिर बहुमत इनके पास, एनडीए के पास, तो उनकी सरकार बनी थी। बहरहाल अब कांग्रेस ये चाहती है कि हमने अपना बहुत कुछ खो दिया है,
सिर्फ इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकें और उसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो अलग अलग स्टेट्स में हो। अब हमें अपना खोना नहीं है। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन क्षेत्रीय पार्टियों का तो जन्म कांग्रेस के ही वोट पर हुआ है, कांग्रेस के ही वोट बैंक पर हुआ है, और उसी वोट बैंक के आधार पर अब अपनी ये राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपना त्याग कर रही है, अपनी सीटें कम कर रही है, कम सीटों पर लड़ रही है, उन्हें ज्यादा मौका दे रही है, और उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो अब कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि ठीक है, अब बीजेपी आए आए सत्ता में, लेकिन हमें अपने आप को ऊपर करना है, और ये ऊपर तभी होंगे जब ये पार्टियां वहां से मेन स्ट्रीम से हटेंगी। तो उनके लिए उनको झटका देना है। अब आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करना, तभी तो वो कांग्रेस अब आगे अपना बढ़ सकती है। उसी तरह से आरजेडी को कमजोर करना, तभी आरजेडी के वोट बैंक जो हैं वो इनकी तरफ शिफ्ट होंगे, और ये एक विकल्प के तौर पर आए कि हाँ, बीजेपी नहीं, बीजेपी को आप नहीं चाहते हैं तो आप हमें वोट दीजिए कांग्रेस को, या फिर बाद में जब समीकरण बने तो कांग्रेस अपर हैंड में रहे और नीचे ये सब छोटी पार्टियां हो, गठबंधन में लीड कांग्रेस करे। तो ये कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस की रणनीति होती है। अब देखना है कि क्या फाइनल रणनीति क्या होगी, फाइनल क्या डिसीजन होगा, क्योंकि अभी समय है, अभी तो बात चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, और उन्हीं चर्चाओं के तौर पर यह आकलन हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी और जेडीयू का। बीजेपी हमेशा जेडीयू को बड़ा भाई की तरह ट्रीट करती रही है। 2005 के चुनाव में या उससे पहले जब समता पार्टी थी, उस समय से लेकर अब तक ये स्थिति रही। वो अलग चीज है कि 2015 में आरजेडी और बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ था, तो उस गठबंधन में दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़े थे, और उसमें आरजेडी ज्यादा सीटें जीती थी और दूसरे नंबर की पार्टी हो गई थी जेडीयू। तो उस समय से थोड़ा सीटों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में भी पिछला जो चुनाव 2020 का हुआ था, तो उसमें बहुत कम का ही अंतर था। 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, 43 सीटें जीती थी बस, और तीसरी पार्टी हुई विधानसभा में। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी आई थी, दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई थी जो 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटों पर उसे जीत मिली थी, और तीसरी पार्टी 43 सीटों के साथ थी, जनता दल यूनाइटेड। लोकसभा में भी इसी तरह का गठबंधन रहा, और इसी गठबंधन पर उन्हें वो चुनाव भी लड़े थे। और अब 2025 में क्या फॉर्मूला होगा अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है कि बराबर बराबर पर लड़ें। अब सवाल है कि क्या 2025 में नीतीश कुमार ही फेस होंगे? तो ये भी है कि फेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बीजेपी स्पष्ट तौर पर तो नहीं करेगी। जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में थे, मुख्यमंत्री थे, शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री के नाम पर कभी कोई चर्चा नहीं, पूछा भी जाता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी की शिवसेना के एकनाथ शिंदे ही रहेंगे, तो बीजेपी कहती थी ये विधायक दल का मामला, विधायक दल अपना चयन करेगा, और मुख्यमंत्री हैं हम, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोग समझते रहे, बाद में आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। तो अब नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश जी को डायरेक्टली अगर नहीं तो इनडायरेक्टली तौर पर तो यह होगा ही कि यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जिसमें नीतीश जी को स्वीकार करना मुख्यमंत्री के तौर पर यह मजबूरी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने ये चर्चा जरूर चल रही होगी, और इसी को लेकर देखिए नीतीश जी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, और ठंड के समय, दिसंबर के समय से ही वो अपनी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। प्रगति यात्रा के जरिए वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, और वहाँ पर रुक भी रहे हैं, रात भी गुजार रहे हैं, वहाँ के लोगों से संवाद कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। तमाम अधिकारी कानून व्यवस्था को लेकर या केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और चरणबद्ध तरीके से वो इन यात्रा पर हैं। इसके साथ ही जो जातिगत व्यवस्था है, रणनीति है, उसको भी साधने की कोशिश हो रही है इस दौरान। अब देखिए अल्पसंख्यक
यात्रा भी है। पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो अल्पसंख्यक यात्रा निकाल रहा है, लोगों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए, अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए। महिलाओं के लिए यात्रा है, इसके साथ ही पिछड़ों के लिए कर्पूरी यात्रा या फिर दलितों के लिए भी यात्रा। तो हर वर्ग के लिए भी साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। रणनीति के तहत जनता दल यूनाइटेड एक्टिव हो गया है। और इधर बिहार को फायदा भी मिला है, डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार में फायदा मिलता है। पिछली बार जब 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, और माफ करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की जब सरकार बनी केंद्र में, जो बजट आया, पहला बजट तीसरी सरकार का 3.2 का, तो उसमें 70,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई बिहार। जो बजट आया पिछले साल का 2024-25 का, उस बजट में 70,000 करोड़ का आवंटन हुआ था अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली के क्षेत्र के लिए या बाढ़ नियंत्रण के लिए आवंटित किया गया था। इस बार का जो बजट आया 2025-26 का, निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया, उसमें भी बिहार पर खासतौर से ध्यान रखा गया है। और इतना ध्यान रखा गया है कि अब उसके बारे में तो लोग कहते हैं कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये केंद्र का बजट है या बिहार का मिनी बजट है जो दी गई। उसमें प्रमुख तौर पर अगर आप देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन की बात कही गई है, बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी नहर योजना की बात कही गई है, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा की गई है। तो ये इस तरह की ये प्रमुख घोषणाएं हैं, और भी कई योजनाएं इस बजट में बिहार के लिए आवंटित हैं। तो इसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी लेने के लिए है। उधर देखिए कि 24 फरवरी के बारे में चर्चा है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जाने वाले हैं। चुनाव प्रचार तो अपनी जगह पर है, सभाएं होंगी, सभाओं में बातें कही जाएंगी, जनता को लुभाने के लिए अपनी तरफ घोषणाओं का दौर होगा। लेकिन जब 24 फरवरी को जाएंगे तो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे, और किसान सभा में किसानों के साथ संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे, उन्हें भी साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रणनीतियों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है कि एक धड़ा जो है वो अब आने वाले चुनाव के लिए एक्टिव हो जाती है, और वो काम शुरू हो गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री वगैरह का गठन होगा, सरकार का गठन होगा, उसके बाद फिर वो पूरी तरह से बिहार की तरफ मुड़ जाएगी। और बिहार में क्या फिर संरचना होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि बिहार का चुनाव बड़ा पेचीदा चुनाव है, इसलिए भी कि बिहार को तो ये कहा जाता है कि प्रयोग की यह धरती है, राजनीतिक प्रयोगशाला बिहार है। और अब वहां राजनीतिक प्रयोगशाला है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर विकास की बात होती है। बिहार में विकास हुआ है, बिहार में परिवर्तन जरूर आया है। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बिहार बाद के बिहार में बहुत अंतर आया है, और अब उस अंतर के बाद देखने को मिला है। अब यहां पर बातें हो रही हैं बिहार को लेकर। तो अब बिहार में क्या है, क्योंकि जाति बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उसे भी साधना होता है। तो इन सारी चीजों को लेकर अब रणनीतियां बन रही हैं, और रणनीति